हमारे देश भारत में एक ऐसा पागलखाना भी हुआ करता था जिसका नाम अगर जुबान पर आ जाए या फिर जिसके बारे में लोगों के मन में ख्याल भी आ जाए तो लोगों की रूह कांप जाती है। क्या आपको पता है कि ऐसा पागलखाना हमारे हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करता था? ये एक ऐसा पागलखाने की कहानी है जो आपके दिल को दहला देगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या भारत में सच में ऐसी घटना कभी हुई थी करके। नमस्कारम हॉरर प्रेमियों, स्वागत है आप सभी का अंतिम रात में। आज जो मैं ये कहानी आपको बताने वाला हूँ इसे बड़े ध्यान से और गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके दिमाग के सारे स्क्रू हिलने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड हॉरर कहानी है और जिसके साथ ये घटना घटी उसकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आए ये आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। सन 1989 की ये बात है। आजमगढ़ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक पागलखाना बनाया गया था जहां पर जो दिमागी हालत से जो बीमार लोग थे उनको वहां पर रखा जाता था। वहां पर दो लोग भी रहा करते थे, रमेश और सुरेश। इन दोनों का एक ऐसा काला सच भी था जो लोगों से छुपा हुआ था, लोग इससे अनजान थे। एक बार की बात है, वहां पर माया नाम की एक महिला को लाया जाता है जो दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी, मतलब पागल हो चुकी थी, मानसिक रोगी बन चुकी थी। इसके पीछे भी एक वजह है, वो वजह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो माया को उस पागलखाने में लेके आया जाता है। आते ही रमेश बोलता है, भाई आज का तो इंतजाम हो गया। अब माया की बैक स्टोरी सुनो। माया चूंकि अच्छे फैमिली से थी, जब मतलब अपने टाइम पे जब ठीक थी माया, बीमार होने से पहले काफी अच्छी फैमिली से माया बिलोंग करती थी। साथ ही माया कॉलेज स्टूडेंट थी। माया अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिप्लोमा वगैरह जो भी कोर्स वगैरह था वो कंप्लीट कर रही थी। साथ ही उसी कॉलेज में एक बेहद ही हैंडसम और रईस लड़का पढ़ रहा था। ठीक है, साथ में ही वो दोनों पढ़ रहे थे। तो उस लड़के का नाम था रौनक। अब रौनक और माया एक साथ कॉलेज में जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है यार, एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपस में दोस्तियां होती है। इन दोनों की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को पता ही नहीं चला। माया अच्छी फैमिली से थी लेकिन रौनक के मुकाबले उसकी फैमिली उतनी अमीर नहीं थी। तो अब इनका कॉलेज वगैरह कंप्लीट हुआ, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया तो माया की जॉब तो नहीं लगी थी और रौनक भी ऐसा था कि रौनक को जॉब की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके बिजनेसेस थे और उसने सोचा था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करेगा करके। तो कुछ समय के लिए ये दोनों अपने अपने शहर में वापस चले गए। अब कुछ समय बाद, लगभग 2-4 महीने के बाद ये फिर से मिले उसी शहर में जहाँ ये दोनों कॉलेज जाया करते थे साथ में। अब इन दोनों की बातचीत हुई कि क्यों ना हम अब शादी कर लेते हैं। दोनों राजी थे शादी करने के लिए। ये दोनों अपनी फैमिली से बात करते हैं लेकिन इनकी फैमिली साफ साफ मना कर देती। देखिए, माया की फैमिली तो एक प्रकार से हामी भर देती है कि ठीक है, तुमको जैसा लगे बेटा तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। लेकिन रौनक की फैमिली जो थी वो काफी रिच फैमिली थी। रिच होने के कारण वो इस रिश्ते को मना कर देते हैं। ये बात जब माया को पता चलती है, माया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब कुछ दिन बीतते हैं, धीरे धीरे माया जो थी ना वो डिप्रेशन में जाती जा रही थी। माया ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि माया के साथ ऐसा कभी हो जाएगा करके। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जा रही थी। एक दिन की बात है, माया ना रौनक के घर पहुंच जाती है। रिक्वेस्ट करती है रौनक की फैमिली से कि मैं रौनक के बिना नहीं जी सकती, उसके बिना मर जाऊंगी मैं, मेरी रौनक से शादी करा दीजिए। लेकिन रौनक के फैमिली वाले मानने को तैयार नहीं थे। हर कुछ दिन में, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार ये माया रौनक के घर जाने लगी। ये रौनक के घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो रौनक के पेरेंट्स ने क्या काम करे, माया को नशीली दवाएं देना शुरू कर दी।
वो जब भी आती चाय में, कॉफी में या फिर पानी में मिलाकर वो उसे नशीली दवा देने लगे, जिस कारण से माया का दिमागी संतुलन और ज्यादा बिगड़ने लगा। कंडीशन तो यहाँ तक आ गई थी कि माया अब अपने घर वापस जाने की बजाय कहीं भी पागलों के जैसे भटकने लग चुकी थी। कहीं भी जाना उसे खुद को पता नहीं था, वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। उसका दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद कर चुका था। इसके बाद उसी शहर में कुछ लोगों ने, माया के जो फैमिली वाले थे, उनके जान पहचान वालों ने ये सारी चीजें माया के पेरेंट्स को बताया कि आपकी बेटी उस शहर में कहीं भी घूमती है, कुछ भी करती है, ऐसा देखने में लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो आप उसे अपने घर बुला लो। तो माया के पेरेंट्स माया को अपने घर बुलाते हैं और माया की दिनों दिन बिगड़ती हालत को देखते हुए उसके घर वाले क्या करते हैं, माया को पागल खाने में भिजवा देते हैं ताकि वहां पर उसका बेहतर इलाज हो सके। क्योंकि घर में जो फैमिली डॉक्टर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद जितना उनसे हो सकता था करवाने के बाद फिर भी माया को आराम नहीं लग रहा था, तो उन्होंने सोचे कि क्यों ना माया को उस हॉस्पिटल, मतलब जो पागल खाना है, उसमें पहुंचा दिया जाए, वहां पे बेहतर इलाज होगा, इसके जैसे और भी लोग हैं। अब जैसे ही माया वहां पर आती है, रमेश और सुरेश के मुंह में पानी आने लग जाता है। रमेश और सुरेश ये दोनों ऐसे शख्स है जो अच्छा बनने का दिखावा तो करते हैं, साथ ही पागल खाने में जो भी महिला मानसिक रोगी आती है, मानसिक रोगी जो भी महिला आती है, ये दोनों मिलकर उसका शोषण करते हैं। दारू पीने के बाद बढ़िया से ये पूरा नशा होने के बाद ये जाते हैं माया के रूम। दोनों माया के पास जाते ये उसको इधर उधर छूने लग जाते हैं। माया इसे छोड़ती है, डरती है, छुटाती है, ठीक है, इनको धकेलती है, जो हाथ में आता फेंक के मारती है। मानसिक रोगी है लेकिन फिर भी अपनी रक्षा करती है, दूसरों से उनको डर लगता है, तो वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन ये दोनों माया के हाथ पैर बांध देते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद इसके साथ पूरी रात ये शोषण करते हैं। कुछ महीने के बाद बेहतर इलाज होने की वजह से, मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी आते थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, वो इलाज करने के लिए आते थे वहाँ पर, और जो गोलियां वगैरह वो बताते थे, रमेश और सुरेश वही उनको देते थे बाद में, डॉक्टरों के जाने के बाद। तो धीरे धीरे क्या माया भी ठीक हो रही थी, उसका मानसिक संतुलन ठीक हो रहा था। हालांकि उस सदमे से तो वो बाहर नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी दिमागी हालत इतना तो ठीक हो गया था कि उसे समझ में आने लगा था कि अच्छा क्या है, गलत क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें उसको पता चलने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे। अब इनका तो ये डेली का था, रमेश और सुरेश का, कि भाई महिलाओं के साथ शोषण करना है करके, कभी ना कभी, कभी कोई महिला, कभी कोई लड़की, ठीक है। तो अभी एक दिन फिर से माया के पास आते हैं, चलो यार अब माया को देखते हैं। माया चूंकि तो ठीक होने लगी थी अच्छे से, ठीक है, लगभग उसकी दिमागी हालत ठीक हो चुकी थी। ये उसके साथ फिर से वही बदसलूकी करते हैं, वही दरिंदगी करते हैं, लेकिन इस बार माया अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, झटपटाती है, चिल्लाती है, जो हाथ में आता फिर से मारती है। इस बार तो वो सुरेश का सर भी फोड़ देती है, लेकिन फिर भी ये दरिंदे उसको छोड़ते नहीं है। अंत में वहां से जैसे तैसे माया छूटती है और भागती है। भागते भागते सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते वो 5वीं मंजिल पर पहुंच जाती है। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही देखती है कि अब रास्ता बंद हो चुका है और मैं छत पे आ चुकी हूँ। रमेश और सुरेश भी उसके पीछे पीछे भागते भागते मंजिल छत पर पहुंच जाते हैं। छत पे जाते ही रमेश बोलता है, अब कहाँ भागेगी माया, अब तो तू हमारी है। इतना सुनते ही माया घबराती है, चिल्लाती है, बिलखती, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। माया न आओ देखती ना ताओ, सीधा छत से छलांग लगा दी। नीचे कुछ पत्थर वगैरह पड़े थे, पत्थर
पत्थर में गिरने की वजह से माया की तुरंत मौत हो जाती है। इस मौत के बाद अच्छे से छानबीन होती है कि क्या हुआ था, कैसा क्या हुआ था। और क्योंकि सीसीटीवी ना होने की वजह से इसको जल्दी रफा दफा कर दिया जाता है। ये दोनों अपना बयान दे देते कि ये मानसिक रोगी थी, ये भागने की कोशिश कर रही थी, हमने रोकने की कोशिश की तो इसने सुरेश का सर भी फोड़ दिया, भागते भागते छत के ऊपर गई और वहां से छलांग लगा दी। इन दोनों के अलावा वहां कोई भी नहीं था जो गवाही दे पाए। इस कारण से ये दोनों बच जाते हैं। कुछ दिन बढ़िया से बीतते हैं। एक रात अमावस की आती है। अमावस की रात में फिर से ये दोनों दारू पीने के लिए बैठते हैं। इनका तो ये डेली का था। दारू पीने के बाद फिर से ये जाते हैं कि चलो आज किसी और को देखते हैं। जाने के बाद ये देखते हैं एक महिला काली साड़ी में बाहर की तरफ जा रही है। यार ये कौन सी नई आदमी, या फिर हमने इसे देखा नहीं, देखा तो शायद हमने ध्यान से नहीं देखा। ये दोनों उसका पीछा करते हैं, पीछे करते करते जाते हैं। जैसे ही दोनों महिला के पास पहुंचते हैं बोलते ए कौन हो तुम और इधर कहाँ जा रही हो, चलो आओ हमारे साथ चलो अंदर। वो महिला इनकी एक भी नहीं सुनती। वो सीधा जाती है सामने से जो गार्डन टाइप होता है उस पागल खाने के सामने, तो उसको घूमते हुए ये जाती है पागल खाने के पीछे। पीछे जाके वहां से हो जाती है गायब। ये ढूंढते उसके पीछे जाते टॉर्च वगैरह लेके, लेकिन वो इनको नजर ही नहीं आता। अब ये दोनों परेशान, यार ये कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली है। फिर ये नजरअंदाज करके अपना काम पे लग जाते हैं। देखते दूसरी महिला कोई अच्छी मिल जाए। दूसरी महिला देखते हैं कि चलो अपना मूड क्यों खराब करने से। जैसे हाथ पैर बांधते सुरेश खड़ा होकर देखता है और रमेश उस महिला के साथ दुष्कर्म करने के लिए अपने कपड़े उतारकर झपटता है। जैसे झपटता है सटाक से एक रमेश के पड़ती है पीछे से। रमेश बोलता है अरे भाई सुरेश पागल है क्या, क्यों मार रहा है मेरे को। रमेश बोलता है, सुरेश बोलता है भाई नहीं मैं क्यों मारूंगा तेरे को, मैं तो खड़ा हूँ, दूर खड़ा हूँ। रमेश फिर से लगा है, फिर से उसको एक थप्पड़ पड़ता है गाल पे। इस बार तो सुरेश उससे बहुत दूर था, ठीक है। रमेश फिर से सुरेश की तरफ देखता है, भाई मत कर मजाक यार, मूड खराब मत कर मेरा, ठीक है। सुरेश बोलता है अरे भाई पागल है क्या तू, क्यों मारूंगा तेरे को। तो रमेश बोलता है ठीक है अभी डिस्टर्ब मत कर। जैसे ही रमेश उस महिला को किस करता है, वो महिला रमेश की होठ को पूरा चबा जाती है। ये देखकर तो सुरेश की हालत बिल्कुल बदली हो जाती है। वो दर्द से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, ठीक है, चिल्ला रहा है भाई। रमेश के तो रोंगटे खड़े हो गए, खून अलग निकल रहा है मुंह से। जैसे तैसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन रमेश वहां से भाग ही नहीं पाता। सुरेश जाता है पट से यार कुछ दवा वगैरह लेके आ जाऊं उसके मुंह में लगाने के लिए, लेकिन वो जो महिला थी जिसके साथ ये दुष्कर्म कर रहा था, वो महिला रमेश का हाथ पकड़ती है और ऐसा मोड़ती है ना, जैसे हम सूखी लकड़ियां नहीं तोड़ते वैसे रमेश के हाथ को वो तोड़ देती है। रमेश दर्द से चिल्लाया जा रहा है, सुरेश गया दबा ले। सुरेश इधर चिल्लाया जा रहा है कि भाई ला रहा हूं ना दवा, क्यों चिल्ला रहा है इतना, तू तो मरा जा रहा था, उसके मुंह में मुंह दे रहा था, ठीक है, ला रहा हूँ दवा, ला रहा हूँ तेरे लिए। वो महिला रमेश का गला पकड़ती है और ऐसा निचो देती है जैसे हम नींबू से रस निचोते हैं। रमेश एक एक सांस के लिए तरस रहा था। इतना दर्द रमेश को हो रहा था, इतनी चीखें उसकी उस पागल खाने में गूंज रही थी, जिस कारण से जितने भी मानसिक रोगी थे सब चिल्लाने लगे, सब इधर उधर हड़कंप हो करने लगे, अपने कमरे में इधर भाग रहे उधर भाग रहे, बर्तन बज रहे, कोहराम मच गया था वहां पर। रमेश की तो वहीं पर कहानी खत्म। सुरेश जैसे ही दवा लेकर आता है, देखता है रमेश नीचे मरा पड़ा है। रमेश को उठाता, भाई रमेश उठ, भाई उठ, क्या हुआ तुझे, उठ ना भाई रमेश उठ तो। लेकिन रमेश तो जिंदा ही नहीं था, उठता कैसे। इतने में वो महिला देखती है
सुरेश की तरफ। सुरेश देखता है यार कि महिला कुछ अजीब सी नहीं दिख रही, मतलब कि आंखें अंदर जा चुकी है, काली काली आंखें, दांत बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, खुले बाल है और मुंह में पूरा खून लगा है। ये दृश्य देखकर तो सुरेश की हालत टाइट हो गई। सुरेश को पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही सुरेश पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए भागता है, सारी लाइटें डिम 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 होने लगती है, फ्लिकिंग होती ना, ठीक वैसे। जैसे तैसे वो टॉर्च उठाता है और टेलीफोन के पास पहुंचता है। टेलीफोन में जैसे नंबर डायल करता है पुलिस स्टेशन का, रिंग जाती है, फोन में कुछ खरखर आवाज आने लगती है। ध्यान से सुनता आवाज को उसको सुनाई देता है, एक धर्मों की सजा मैं आई हूँ, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर झट से वो अपना जो फोन होता है वो फेंकता है और भागता है बाहर की तरफ, लेकिन बाहर का तो गेट लगा था। उतने में वो महिला आसमान में उड़कर आती है सुरेश के पास। सुरेश हवा में, महिला भी हवा में। महिला सुरेश की तरफ हाथ बढ़ाती है और सुरेश को धाम से नीचे गिरा देती है। सुरेश जैसे ही नीचे गिरा, हड्डियां वड्डियां सब टूट चुकी थी, अब तो उठने लायक नहीं थी। वो महिला सुरेश के पास आती है, सुरेश की दोनों आंखें निकाल दी। इसके बाद यहाँ से एक हाथ निकाल, यहाँ से दूसरा हाथ निकाल, दोनों पैर निकाल। सुरेश चिल्ला रहा है दर्द की मारे, मौत भी नहीं आ रही, बस चिल्लाया जा रहा है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। और वो बोलता है, कौन हो तुम, ये क्यों कर रही हो, तुम कोई मानसिक रोगी नहीं हो सकती, मानसिक रोगी इतनी बेरहमी से नहीं मार सकती बिना वजह के। तब वो महिला बोलती है, मैं कोई मानसिक रोगी नहीं, मैं माया हूँ, वही माया जिसके साथ तुम सब लोग, जिसके साथ तुम दोनों ने दुष्कर्म किया और तुम दोनों के कारण ही मेरी मौत हुई। तुम दोनों को मारने के बाद ही मेरी आत्मा को अब शांति मिलेगी। सुरेश बोलता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हम दोनों से गलती हो गई, प्लीज छोड़ दो हमें, छोड़ दो। लेकिन वो महिला कहाँ छोड़ने वाली थी, उसे तो अपना बदला लेना था। आखिर में वो महिला अपने दोनों हाथ को ऐसा लेती है, सुरेश के पेट में रख के। सुरेश का किस्सा खत्म। इसके बाद दूसरे दिन वहां पर डॉक्टर वगैरह आते हैं, वो देखते हैं कि पागल खाने की हालत पूरी खराब हो चुकी है, पूरा तहस नहस हो गया है। सुरेश मरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने उसे खाया हो। अंदर जाने पर पता चला कि रमेश भी मरा पड़ा है और वहां जितने भी मानसिक रोगी थे उस अस्पताल में, उस पागल खाने में एक भी नहीं। उनका क्या हुआ, कहाँ गए, जिंदा है, मरे गए या फिर भाग गए, आज तक उनका पता नहीं। इस घटना के बाद उस पागल खाने को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस घटना से जो भी लोग जुड़े हुए थे, मतलब कि जिन्होंने भी उस टाइम पर उस घटना को देखा था, सुना था उसके बारे में, आज भी जब वो उस घटना को याद करते हैं ना, तो उनका दिल दहल उठता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप कभी दिल दहल गया है इस कहानी को सुनकर? अगर हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही खतरनाक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा हौसला बढ़ाइए, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।